जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लोगों की अपनी ही सरकार में कोई आवाज नहीं थी। आज हम भरतपुर की कहानी में उतरेंगे, जहां के लोगों ने दशकों तक अपने लोकतांत्रिक हक के लिए एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। ये कहानी है हिम्मत की और अपने शासन के सपने की। तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये बदलाव की चिंगारी उठी कैसे। फिर जानेंगे कि कैसे लोगों ने प्रजा परिषद बनाकर अपनी आवाज को एकजुट किया। इसके बाद कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आएगा, एक जीत और फिर एक धोखे का। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे एक नई शुरुआत ने उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी के भारत से। उस समय भारत सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था, जहां राजा महाराजाओं का राज था। इन्हीं रियासतों के अंदर से बदलाव की एक लहर उठ रही थी और भरतपुर उस बदलाव का एक अहम केंद्र बन रहा था। और ये कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये सीधे इतिहास के पन्नों से आई है। ये हमें उस दौर के लोगों के संघर्षों और उनकी उम्मीदों की एक सीधी झलक देती है। महाराजा किशन सिंह के विचार भले ही काफी आगे के थे, लेकिन शासन करने का तरीका वही पुराना था, जिसमें जनता की कोई सीधी भागीदारी नहीं थी। और बस इसी खालीपन से एक चिंगारी भड़की, एक जिम्मेदार सरकार की मांग। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां कानून बनाने और बजट तय करने में सिर्फ राजा की मर्जी ना हो, बल्कि जनता के चुने हुए लोगों की भी आवाज हो। लेकिन सिर्फ एक सोच से तो आंदोलन नहीं बनता। उसे जमीन पर उतारने के लिए एक संगठन चाहिए होता है। और यहीं से जन्म हुआ प्रजा परिषद का, एक ऐसा संगठन जिसने बिखरी हुई आवाजों को एक साथ जोड़ा और रियासत की सत्ता को सीधी चुनौती दे डाली। देखिए, ये संघर्ष कोई 1-2 दिन का नहीं था, पूरे एक दशक तक चला। 1938 में प्रजामंडल बना तो रियासत ने उसे फौरन गैर कानूनी घोषित कर दिया, लेकिन लोगों का हौसला नहीं टूटा। सालों के उतार चढ़ाव, समझौते और टकराव के बाद आखिरकार 1948 में जाकर उनका सपना पूरा हुआ। ये लड़ाई असल में एक सीधी टक्कर थी। एक तरफ थी आम जनता की आवाज, जो अपने भविष्य में अपनी हिस्सेदारी मांग रही थी, और दूसरी तरफ थी रियासत की ताकत, जो पाबंदियों और गिरफ्तारियों से उस आवाज को दबा देना चाहती थी। जब जोर जबरदस्ती बढ़ी तो आंदोलन करने वालों ने गांधी जी का सिखाया हुआ रास्ता अपनाया, सत्याग्रह। ये सिर्फ एक शांतिपूर्ण विरोध नहीं था, बल्कि ये दिखाने का एक तरीका था कि उनकी नैतिक शक्ति रियासत की शारीरिक शक्ति से कहीं ज्यादा बड़ी और असरदार थी। हर बड़े आंदोलन के पीछे कुछ चेहरे होते हैं, है ना? भरतपुर में ये जिम्मेदारी गोपीलाल यादव, मास्टर आदितेंद्र और युगल किशोर चतुर्वेदी जैसे हिम्मत वाले लोगों ने उठाई। उन्होंने इस संघर्ष को सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा भी बने। सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार एक उम्मीद की किरण दिखी। लेकिन कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जहां जीत का जश्न बहुत जल्द धोखे के एहसास में बदलने वाला था। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, एक ऐतिहासिक पल। पहली बार रियासत एक चुनी हुई प्रतिनिधि सभा बनाने के लिए राजी हुई थी। ऐसा लगा कि सालों की मेहनत और बलिदान आखिरकार रंग ला रहे थे। अगस्त 1943 में चुनाव हुए और जब नतीजे आए तो वो हैरान करने वाले थे। प्रजा परिषद ने 37 में से 27 सीटों पर जीत हासिल की। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये जनता का एक साफ और जबरदस्त फैसला था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जल्द ही ये कड़वी सच्चाई सामने आई कि ये विधानसभा तो बस नाम की थी, उसके पास कोई असली ताकत ही नहीं थी। ये एक धोखा था। और तब प्रजा परिषद ने एक बहुत हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। वो जानते थे कि इसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन इस धोखे ने आंदोलन को तोड़ा नहीं, बल्कि सच कहें तो और मजबूत कर दिया। अब लड़ाई एक नए और आखिरी दौर में पहुंच चुकी थी। अब लक्ष्य सिर्फ छोटे-मोटे सुधार नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था का विलय था। रियासत का दमन तो जारी रहा, लेकिन प्रजा परिषद का इरादा भी पक्का था। 1945 में उन्होंने अपनी आवाज और भी बुलंद की और एक बार फिर रियासत ने उन्हें गिरफ्तारियों से चुप कराने की कोशिश की। इसके बाद आंदोलन के नेताओं ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला। उन्होंने पड़ोसी राज्य बीकानेर के महाराजा से मदद की अपील की। उनका बीच में आना एक ऐसा कदम था जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदलना शुरू कर दिया। जब भारत आज़ाद हुआ तो भरतपुर एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। आज़ादी की खुशी तो थी, लेकिन साथ ही सांप्रदायिक हिंसा का दर्द भी था, जिसने रियासत के भविष्य को और भी उलझा दिया।
और फिर 18 मार्च 1948 को वो दिन आ ही गया जिसका दशकों से इंतजार था। भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय हो गया और इसी के साथ लोगों का अपनी सरकार बनाने का सपना भी सच हो गया। भरतपुर की कहानी सिर्फ एक रियासत की नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कुछ गिने चुने लोगों का जुनून और उनकी लगातार कोशिशें लाखों लोगों की किस्मत बदल सकती हैं। सवाल ये है कि क्या आज के दौर में भी ऐसा ही जज्बा बड़े बदलाव ला सकता है?